हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनिक्स स्कूल। सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 5 एम कॉमर्स। बोर्ड एग्जाम के अंदर 12 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। चलिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सा मटेरियल यूजफुल होता है, मैंने उसके बारे में आपको सब बताया था। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द वे प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कितने टूल्स अवेलेबल है। बट आप देख सकते हो यहाँ पे 2 टाइप्स के टूल्स आर अवेलेबल। पहला टूल्स जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे स्टेगनोग्राफी, जिससे हम हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, दूसरे पर्सन से बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला टूल्स दिया है जिसको हम लोग बोलेंगे स्टेगनोग्राफी के नाम से जानते हैं। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे डिजिटल वाटरमार्किंग। यहाँ पे सेकेंड टूल्स हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम लोग बोलेंगे डिजिटल वाटरमार्किंग। ये 2 टूल्स का यूज करके आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम आपको बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेगनोग्राफी एंड डिजिटल वाटरमार्किंग। आगे देखते हैं हम लोग स्लाइड के अंदर नेक्स्ट वन। पहला ही पॉइंट यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज अवर स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको एक अपना एग्जांपल बताना चाहूंगा कि भाई सपोज मान लो आपने कोई डिजिटल फोटोग्राफ्स देखा होगा, डिजिटल फोटोग्राफ्स, और वो डिजिटल फोटोग्राफ्स के अंदर अगर वो फोटोग्राफ्स को आप फ्रंट से देखते हो तो आपको वो फोटोग्राफ्स के अंदर दिखेगा भाई राम और सीता दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि डिजिटल फोटोग्राफ्स हमारे पास ऐसा है जिसमें फ्रंट से देखेंगे तो आपको राम और सीता दिखते हैं। जैसे वो फोटोग्राफ्स को हम लोग थोड़ा लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे तो आपको लक्ष्मण जी दिखेंगे। आप जैसे उसको राइट हैंड साइड में टर्न करेंगे तो हनुमान जी महाराज दिखेंगे। मतलब फोटोग्राफ्स तो एक ही है, लेकिन वो फोटोग्राफ्स के अंदर, वो इमेज के अंदर दूसरे बहुत सारे इमेजेस को हमने क्या किया है, छुपा के रखा है। मतलब स्टेगनोग्राफी का मतलब भी यही होता है, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन के अंदर आपको क्या करना है, हाइड कर देना है, छुपा देना है। और वो छुपाने वाली जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलेंगे स्टेगनोग्राफी के नाम से जानते हैं। आप सबने नाम सुना है कैप्चर कोड। कैप्चर कोड तो नाम सुना है आपने। कैप्चर कोड के अंदर कैसा होता है, एक कोड के अंदर दूसरा कोड छुपा के रखा है और वो कोड को आइडेंटिफाई करके हमें प्रूव करना है कि हम लोग ह्यूमन है कि नहीं, कि रॉबोट नहीं है। समझ आया कि नहीं? तो दिस इज अवर स्टेगनोग्राफी। भाई स्टेगनोग्राफी का तो एक ही पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, एक इंफॉर्मेशन के अंदर दूसरी इंफॉर्मेशन को हाइड करने की प्रोसेस नोन एज स्टेगनोग्राफी। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरे स्टेगनोग्राफी के कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। स्टेगनोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन। स्टेगनोग्राफी का मेन फंक्शन ये है बेटा, हाइडिंग इंफॉर्मेशन विथ अदर इंफॉर्मेशन। दूसरी अनयूज इंफॉर्मेशन होती है, दूसरी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे बेटा, छुपा देते हैं। और वो छुपाने की जो प्रोसेस है, दिस इज अवर स्टेगनोग्राफी के नाम से जानेंगे। द इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज नॉट प्रोटेक्टेड, कैन बी यूज बाय एनी मैलिशियस पर्पज। अगर सपोज मान लो आपने आपका ओरिजिनल फाइल कंप्यूटर के अंदर रखा है, आपका ओरिजिनल फाइल है और ये ओरिजिनल फाइल कभी भी सेफ नहीं होता है, आप वो फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो भी ओरिजिनल फाइल है वो ओरिजिनल फाइल के डेटा को, अनयूज डेटा, अननेसेसरी डेटा के पीछे क्या करेंगे, हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं। और जब यहाँ पे मैलिशियस कोड ने अटैक किया तो मैलिशियस कोड जो आपको सामने अनयूज जो डेटा दिखता है उसी को ही वो इफेक्ट करता है। उसके पीछे छुपा हुआ जो ओरिजिनल डेटा है उसको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करता नहीं है। तो भाई आपको याद रखना है बेटा, यहाँ पे आपकी ओरिजिनल फाइल को, ओरिजिनल फाइल के कंटेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। किससे? मैलिशियस कोड, मैलिशियस पर्पस, वायरस कोड से। क्योंकि वायरस कोड आपके डेटा को डिलीट कर देता है, आपके कंप्यूटर को बंद कर देता है। ये सब हमने बताया। आप बोलेंगे सर इसका यूज कहाँ पे होता है? सपोज मान लो एसबीआई बैंक का सर्वर आपने नाम सुना है, बहुत सारे कस्टमर का अकाउंट वहां पे होता है और वो अकाउंट के अंदर अगर कोई उसके सर्वर के ऊपर अटैक करेगा और वो डेटा डायरेक्टली उसको हैक नहीं कर सकता है, या फिर किसी ने वायरस ने उसको अटैक किया तो उसका जो
अननेसेसरी डेटा है वो डेटा को प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन उसके पीछे जो छुपा हुआ डेटा है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता नहीं है। चलिए भाई ये आपको समझ में आया बड़ा यहाँ पे व्हाट इज अ फंक्शन, ये पहला वाला लाइन ही हमारी बोर्ड एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा आता है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इट इज वर्क बाय रिप्लेसिंग अनयूज डेटा। हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे अनयूज डेटा अवेलेबल होते हैं जिसको हम बोलेंगे टेम्पररी डेटा। तो ये कंप्यूटर स्टेगनोग्राफी क्या करेगा, आपके कंप्यूटर के अंदर जितना भी अनयूज डेटा कंप्यूटर का फाइल है वो फाइल के अंदर अनयूज डेटा के पीछे उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जैसे कि भाई फाइल सर्च एज अ इमेज को भी हमारे अनयूज डेटा के पीछे हमारे ओरिजिनल डेटा को क्या करता है, वो स्टोर कर देता है। साउंड भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इनविजिबल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, आपका किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। वो डेटा को अनयूज डेटा के पीछे हाइड करने का वर्क दिस इज अवर स्टेगनोग्राफी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखेंगे बेटा, दिस हिडन इंफॉर्मेशन कैन बी प्लेन टेक्स्ट। यहां पे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन हिडन हो जाती है, उसके पीछे छुप जाती है, वो कैसा होता है, प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है, मतलब जिसको आप रीड कर सकते हो, देख सकते हो, नॉर्मल टेक्स्ट। दूसरा एक नाम है बेटा साइपर टेक्स्ट। साइपर टेक्स्ट मतलब जो ओरिजिनल डेटा को हमने क्या किया है, रीड ऑनली में से अनरीड के अंदर उसको ट्रांसफर किया है, तो उसको साइपर टेक्स्ट के नाम से, क्रिप्टोग्राफी जो काम करेगा वो साइपर टेक्स्ट। तो साइपर टेक्स्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, उसके पीछे छुपा सकते हैं। इवन इमेजेस, आपके इमेजेस जो होते हैं वो इमेजेस को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे छुपा सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अवर स्टेगनोग्राफी। ये सब बोलेंगे सर ऐसा तो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, ये काम करना है, स्टेगनोग्राफी वाला तो बहुत मस्त काम है, तो हमें वो काम करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे काम को, वर्कआउट को कंप्लीट करने के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। स्पेशल सॉफ्टवेयर इज नीडेड फॉर स्टेगनोग्राफी, ठीक है ना। स्टेगनोग्राफी करने के लिए हमारे पास स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और वो स्पेशल सॉफ्टवेयर का नाम भी क्या दिया बेटा, स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी नाम का सॉफ्टवेयर का यूज करके हम लोग ये सारी इंफॉर्मेशन, सारा वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हैं। ये स्टेगनोग्राफी के नाम का जो सॉफ्टवेयर है, दीज आर द फ्रीवेयर वर्जन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट विच कैन बी इजीली डाउनलोड। ये स्टेगनोग्राफी नाम का सॉफ्टवेयर फ्री मिलता है, ओपन सोर्स है, आप इंटरनेट का यूज़ करो, इंटरनेट के यूज़ के अंदर जाके आपने स्टेगनोग्राफी नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टेगनोग्राफी नाम का सॉफ्टवेयर क्या करेंगे बेटा, इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन के अंदर दूसरी इंफॉर्मेशन को छुपा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिस इज अवर स्टेगनोग्राफी के नाम से जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन, सेकेंड पॉइंट हमारे पास सेकेंड यहाँ पे दिया है बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सबने देखा है डिजिटल वाटर मार्किंग। डिजिटल वाटर मार्किंग मतलब देखो हमारी स्कूल में वो एग्जाम ली जाती है, ALT का एग्जाम होता है, PABT का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। एग्जाम के अंदर स्कूल अपनी पेपर को यहाँ पे प्रिंट करके बच्चों को देते हैं, तो वो पेपर के पीछे आपने देखा होगा फिनिक्स स्कूल ऐसा नाम से लिखा है, या फिनिक्स का लोगो देखा होगा, आपने देखा है, ठीक है ना। तो डिजिटल वाटरमार्क, कहीं पे भी किसी बच्चे ने वो पेपर को फेंक दिया है और वो पेपर कोई दूसरा बंदा उसको कैच करे, मतलब वो दूसरा बंदा वो पेपर को लेके अपना बना के उसको प्रिंट कर सकता नहीं है। अगर उसने ऐसा काम किया है तो डिजिटल वाटर मार्किंग से हम हमारा ये पेज, ये इंफॉर्मेशन हमारी ही है, ऐसा आप प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पेपर के पीछे क्या दिखा है बेटा, यहाँ पे डिजिटल वाटरमार्क आपने दिया गया है। तो डिजिटल वाटरमार्क से आपकी प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने ही क्रिएट की है, वो आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट इज अवर डिजिटल वाटरमार्क। भाई याद रखना बेटा, एग्जाम के अंदर जब भी आपको डिजिटल वाटरमार्क का आंसर आएगा ना, तो उसमें ऑप्शन आता है डिजिटल कोड या फिर डिजिटल इमेज, ऐसा ऑप्शन आता है। डिजिटल कोड, डिजिटल इमेज, तो उसका 1000% एक ही आंसर होता है, आपको क्या मिलेगा, डिजिटल वाटरमार्किंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी पेज के पीछे आपने डिजिटल इमेज लगा दिया, किसी भी पेज के पीछे आपने डिजिटल कोड लगा दिया, ये सारी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिजिटल वाटरमार्किंग के नाम से जानते हैं। ऑडियो और वीडियो फाइल विच कैन बी आइडेंटिफाई द फाइल्स कॉपीराइट इंफॉर्मेशन। बेटा डिजिटल वाटरमार्क से आपका ऑडियो आपने बनाया है, ये वीडियो आपने बनाया, देखो कई बार वीडियो भी आप देखते हैं तो उसके पीछे बैकग्राउंड के अंदर या फिर साइड के अंदर आपको उसका वाटरमार्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपने कोई इमेज बनाया तो इमेज के पीछे भी आपको कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है। मतलब
पेज के बैकग्राउंड के अंदर जो आप डिजिटल कोड, डिजिटल इमेज आप इंसर्ट करते हो, दिस इज अवर डिजिटल वाटरमार्किंग के नाम से जानते हो। और डिजिटल वाटरमार्क से आप क्या करेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे और कॉपीराइट इंफॉर्मेशन का ये आपको यहाँ पे आप ही की इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड बेटा यहाँ पे देखेंगे, इट ऑल्सो अलाउ हाइडिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ टोटली इनविजिबल मैनर। बेटा ऐसा बोला जाता है कि भाई डिजिटल वाटरमार्क जब देखते तो वो तो दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज में ऐसा बोला है, डिजिटल वाटरमार्किंग ऑलवेज कैसा होता है, टोटली हाइडिंग इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। आप सब जानते हैं कि भाई पेपर के ऊपर हमारा वाटरमार्क का लोगो दिखता है, लेकिन एग्जाम के अंदर आता है तो आपको याद रखना है डिजिटल वाटरमार्किंग की इंफॉर्मेशन, वो इमेज हो या फिर कोड हो या टेक्स्ट हो, टोटली कैसी होती है बेटा, हाइडिंग इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, जो पूरा का पूरा इनविजिबल मैनर्स के नाम से उसको जाना जाता है। ये भी एग्जाम में आता है, आपको ध्यान रखना है। द इनविजिबल इनेबल्स वाटरमार्क हेल्प टू आइडेंटिफाई द ऑनर वर्क। ठीक है ना, यहां पे ये जो भी इनविजिबल आपने वाटरमार्क ऐड किया है, वो इनविजिबल वाटरमार्क से ही आप क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा काम है। कौन, ऑनर ने जो काम किया है वो खुद का उसका काम है, वो ऑनर के वर्क को यहां पे आइडेंटिफाई कर सकता है। यहां पे आप देखेंगे बेटा, यहां पे करंटली, ये भी एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है, करंटली द अनऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिटल ऑडियो ओवर द इंटरनेट इन MP3 फॉर्मेट इज बिग प्रॉब्लम। बेटा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट में आता है, ऑडियो फॉर्मेट, क्योंकि ऑडियो फॉर्मेट दिखता नहीं है। ऑडियो फॉर्मेट ओनली फॉर आप उसको लिसन कर सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है ना। बाकी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज वो सब आपको दिखता है, और दिखता है तो उसके पीछे आपको डिजिटल वाटरमार्क आपको शो करेगा और प्रूव कर सकते हो दिस इज अवर मैटर, अवर ये हमारा इंफॉर्मेशन है, वो ऐसा आप प्रूव कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स आज जो क्रिएट होता है वो किस में है, MP3 फॉर्मेट में, क्योंकि MP3 फॉर्मेट इज अवर ऑडियो फॉर्मेट, और ऑडियो को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, सुन सकते हैं। ऑडियो के पीछे के दिया हुआ बैकग्राउंड डिजिटल वाटरमार्क हम देख सकते नहीं, तो इसलिए इंटरनेट के ऊपर MP3 फॉर्मेट इज अ बिग प्रॉब्लम। इन द फील्ड ऑफ डेटा सिक्योरिटी वाटरमार्क कैन बी यूज फॉर द सर्टिफिकेशन एंड एथेंटिकेशन। भाई आप याद रखेंगे बेटा, यहाँ पे ये डिजिटल वाटरमार्क आप लगाते हो तो उसका यूज़ क्या है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, ये आपको डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यूज़ फॉर सर्टिफिकेशन, ये आपका सर्टिफिकेशन है कि अभी आपकी स्कूल का लोगो है तो ये लोगो आपकी स्कूल का है, मतलब ये मटेरियल आपका है, वो आपको सर्टिफाइड प्रोवाइड करता है। दूसरा यहाँ पे आएगा बेटा एथेंटिकेशन के नाम से जानेंगे, ऑथोराइजेशन जिसको बोलेंगे कि भाई ये मटेरियल आप ही का ही है, आप ही उसके ऑनर हो, आप ही उसके ऑथोराइजेशन हो, ये सब उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिला। बेटा एग्जाम के अंदर ये भी आता है, डिजिटल वाटरमार्किंग का मेन यूज क्या है, तो भाई आपको सर्टिफिकेशन देता है और ऑथोराइजेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो ये दो तरीके से हम यहाँ पे हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं बेटा, सेव कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन। डिजिटल वाटरमार्क के अंदर और आगे दिया गया है, डिजिटल वाटरमार्किंग कैन ऑल्सो लिंक इंफॉर्मेशन ऑन द डॉक्यूमेंट। कई बार डिजिटल वाटर मार्किंग दिया है, आपको दूसरा इमेज नहीं देखेंगे, जैसे आप डिजिटल वाटर मार्किंग के ऊपर क्लिक करेंगे लिंक के रिगार्डिंग भी हम उसमें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर द एग्जांपल आपको बताता हूँ डिजिटल वाटर मार्किंग का यूज कहाँ पे होता है। देखो एग्जांपल दिया है, पासपोर्ट, आप सबने देखा है पहले डिजिटल वाटर मार्किंग नहीं था तो पासपोर्ट के अंदर बहुत सारे फ्रॉड होते थे, क्योंकि डायरेक्ट हमारा जो इमेज है, फोटोग्राफ्स जो है वो डायरेक्ट उसमें क्या किया जाता था बेटा, स्टिक किया जाता था। कुछ लोग क्या करेंगे, वो इमेज को निकाल देते थे, फोटो को निकाल देते थे, अपना फोटो लगा देते थे और बाद में दुनिया घूम के आ जाते थे। लेकिन अभी ऐसा है नहीं, आप जब पासपोर्ट निकालने जाएंगे तो पासपोर्ट के अंदर आपका फोटोग्राफ्स हिडन किया हुआ है, आपका नाम हिडन किया है, और वो स्पेशल हम लोग क्या करेंगे, जब वो पासपोर्ट को वेरिफिकेशन के लिए देते हैं तो वो अपने स्पेशल मशीन के अंदर वो इमेज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो इमेज को देख सकते हैं, आपके नाम को देख सकते हैं। किसी ने अपना फोटोग्राफ चेंज कर दिया है लेकिन उसके बैकग्राउंड के अंदर उसका ओरिजिनल फोटोग्राफ क्या होता है बेटा, छुपा के रखा होता है, उसका ओरिजिनल नाम छुपा के रखा होता है। इसलिए यहाँ पे आपका पासपोर्ट सही है या गलत है वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, वाटरमार्क का यूज करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं दूसरा आपको बताता हूँ बेटा, हमारे इंडिया की करेंसी, आपने 500 रुपए की नोट देखी होगी, उसमें बापू का फोटोग्राफ्स आता है, गांधी बापू का फोटोग्राफ, ठीक है ना। कई बार देखो हम लोग एटीएम के अंदर हमारा पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं तो जो अगर गलत का हमारा हमारी जो करेंसी जो है, हमारे पास जो 500 की नोट जो है वो गलत है
तो मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वाटरमार्क दिया गया है, बापू जी का फोटोग्राफ्स उसमें वहाँ पे स्टोर करके रखा। अगर आपकी करेंसी बराबर है, 500 की नोट बराबर है, तो उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर उसको स्कैन करने के बाद उसको वो इमेज नहीं मिला तो वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देता है। तो बेटा ये हमारे ये करेंसी के लिए भी हम लोग यहाँ पे डिजिटल वाटरमार्क का यूज़ करते हैं। तो भाई समझ में आया बेटा यहाँ पे, ऑनर नॉर्मली प्रिंटेड इन द क्लियर टेक्स्ट। तो ये पासपोर्ट के अंदर, नोटबुक के अंदर, करेंसी की नोट्स के अंदर भी हम लोग यहाँ पे डिजिटल वाटरमार्क का यूज करेंगे। यूजिंग डिजिटल वाटरमार्क द नेम कैन बी ऑल्सो हिडन इन द पासपोर्ट फोटोग्राफ। पासपोर्ट फोटो के अंदर आपका नाम, आपका फोटोग्राफ्स, ये सब उसमें क्या किया गया है, हिडन किया गया है। कोई ऊपर से उसमें कुछ चेंजेस भी करता है, लेकिन जब उसका स्कैनिंग होता है तो स्कैनिंग से वो आइडेंटिफाई हो जाता है। इफ एनीवन ट्राई टू टेम्पर विद द पासपोर्ट बाय रिप्लेसिंग द फोटो, it would possible to detect the change of the scanning the passport and verify the name and hidden in the photographs। अगर आपने किसी ने चेंज किया है, टेम्पर्ड किया है, तो भी वो क्या करेगा, जब स्कैन करता है, जब उसको स्कैन किया जाता है तो आपका पीछे छुपा हुआ डिजिटल वाटरमार्क के अंदर आपका नाम, आपका फोटोग्राफ से आपको आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई ये आपका पासपोर्ट सही है या गलत है। ए विजिबल डिजिटल वाटरमार्क्स कैन बी एडेड इमेज यूजिंग द फोटो एडिटर, और उसका नाम है बेटा GIMP। यहाँ पे यूबुंटू के अंदर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कोई भी टाइप का डिजिटल वाटरमार्किंग बनाना है, डिजिटल इमेजेस बनाना है, तो यहाँ पे एक स्पेशल सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया गया है। दिस इज अवर GIMP, जो हमारा यूबुंटू का यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर दिया गया है। लुक लाइक पेंट, लेकिन पेंट से थोड़ा ज़्यादा और अच्छी फैसिलिटी आपको ये प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे GIMP नाम का टूल्स, GIMP नाम का एप्लीकेशन का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे डिजिटल वाटरमार्क के लिए इमेजेस को प्रिपेयर किया जाता है। तो भैया आपको ध्यान में रखना है बेटा डिजिटल वाटरमार्किंग। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन। यहाँ पे अभी ये हो गया बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग जब भी कुछ ऑनलाइन परचेस करते हैं तो उसका पेमेंट भी हमें ऑनलाइन करने की जरूरत पड़ती है। चलिए भैया, तो हमने परचेसिंग कर लिया, अभी पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट में क्या आएगा, देखो पहला ही पॉइंट ऑप्शन आता है बेटा पेमेंट कार्ड। यहाँ पे कोई भी टाइप का ऑनलाइन पेमेंट करना है तो हम लोग यूज करेंगे पेमेंट के लिए कार्ड का यूज करेंगे। जिस कार्ड का यूज ऑनलाइन पेमेंट के लिए होता है तो दिस इज अवर पेमेंट कार्ड के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं उसके बारे में क्या है। द पेमेंट कार्ड कैन बी क्लासिफाई एज अ क्रेडिट कार्ड। आपने नाम सुना बेटा क्रेडिट कार्ड। पहले ई कॉमर्स की शुरुआत हुई थी और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो एक ही कार्ड अवेलेबल था, क्रेडिट कार्ड। कौन सा कार्ड अवेलेबल था, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ही अवेलेबल था, क्रेडिट कार्ड से ही ऑनलाइन यहाँ पे हम लोग ई पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा कोई कार्ड मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं था। उसके बाद दूसरा है, भी आप सबने नाम सुना है बेटा डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड का यूज करके भी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड हमारे पास नाम दिया है बेटा स्मार्ट कार्ड। भाई याद रखना है बेटा पेमेंट कार्ड के अंदर कौन कौन से कार्ड का अवेलेबल होता है, कौन कौन से कार्ड अवेलेबल होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ये कार्ड का यूज करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जनरली बिजनेस यूज द टर्म पेमेंट कार्ड, ऑल टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक कार्ड। ये यहाँ पे ये जो भी पेमेंट कार्ड दिया है वो पेमेंट कार्ड का दूसरा नाम प्लास्टिक कार्ड, या फिर हम उसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी के नाम से भी उसको जाना जाता है। भाई प्लास्टिक कार्ड बोलो, प्लास्टिक मनी के नाम से भी जानते हैं। जिससे हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर यूज टू मेक अ पेमेंट। कोई भी कस्टमर होता है या कंज्यूमर होता है वो अपना ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक कार्ड का यूज करेगा या फिर किसका यूज करेगा बेटा, पेमेंट कार्ड का यूज करेगा। पेमेंट कार्ड कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। कौन कौन सा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड। चलिए देखते बेटा अभी 1 बाय 1 क्रेडिट कार्ड क्या है, स्मार्ट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड क्या है और कौन कौन से कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पेमेंट मेथड की बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पहला ही हम देखेंगे बेटा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। देखो यहाँ पे पहला पेमेंट मेथड, ये पहले सबसे पहले जब पेमेंट की बारी आई, ई पेमेंट की बात आई, तो यहाँ पे पहला लॉन्च किया हुआ कार्ड जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से ही, आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ई पेमेंट कर सकते हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ई पेमेंट पॉसिबल होता नहीं है। चलिए भाई देखते बेटा क्रेडिट कार्ड। दिस इज अ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। बेटा मोस्ट पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि आपको ऑनलाइन परचेसिंग करना है तो उसका ई पेमेंट के लिए एक ही मेथड यहाँ पे अवेलेबल होता है। कौन सा बेटा,
क्रेडिट कार्ड, इसलिए यहाँ पे उसको क्या बताया जाता है, मोस्ट पॉपुलर। भाई समझ में आया ना, मोस्ट पॉपुलर उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ही था, जब उसके ई पेमेंट की जरूरत पड़ती है तो उसी को ही बुलाना पड़ता है, इसलिए वो कैसा हुआ बेटा, मोस्ट पॉपुलर पेमेंट सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट, दिस इज अवर क्रेडिट कार्ड। दूसरा है बेटा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड, क्योंकि उसके बिना तो चलता नहीं था। आपको ई पेमेंट करना है तो वहां पे एक्सेप्ट करने के लिए वो लोग सबसे कौन सी मेथड का यूज करते थे, क्रेडिट कार्ड का ही यूज करते थे, क्योंकि एक ही कार्ड यहाँ पे अवेलेबल था ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यहाँ पे सबसे मोस्ट पॉपुलर, सबसे वाइडेस्ट एक्सेप्टेबल मेथड एक ही है बेटा, क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड के अंदर आप देखेंगे बेटा इश्यू टू द कस्टमर, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो इश्यू कस्टमर को जो इश्यू करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इश्यूइंग बैंक के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से जब भी पेमेंट होता है तो उसमें 4 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, 4 पार्टीज मिलेगी, 4 लोग इकट्ठा होंगे, तभी जाके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है। पहला पार्टी जिसको हम लोग बोलेंगे कस्टमर होगा तो उसके पास क्रेडिट कार्ड होगा। दूसरा पार्टी जिसको हम लोग बोलेंगे मर्चेंट, जो मर्चेंट के पास से आप कुछ खरीदेंगे तो दूसरा पार्टी हमारा मर्चेंट है। थर्ड दिया बेटा हम उसका आपको बताएंगे यहाँ पे इश्यूइंग बैंक, और फोर्थ हमारे पास है जिसको हम लोग बोलेंगे एक्वायरिंग बैंक के नाम से जानते हैं। ये 4 लोग मिलते हैं तभी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है, लेकिन 4 में से एक बंदा नहीं है, एक पार्टीज अवेलेबल नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पॉसिबल होता नहीं है। तो समझ में आया बेटा, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए 4 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। पहली पार्टीज कस्टमर, दूसरी पार्टी मर्चेंट, थर्ड पार्टी इश्यूइंग बैंक, फोर्थ पार्टी एक्वायरिंग बैंक। भाई क्लियर बेटा, यहाँ पे कस्टमर और मर्चेंट के बारे में आप सब जानते हो, लेकिन इश्यूइंग बैंक और एक्वायरिंग बैंक के बारे में शायद आपको नॉलेज ना हो। भाई इश्यूइंग बैंक के 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। जो बैंक कस्टमर को क्रेडिट कार्ड इश्यू करती है, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, वो बैंक को क्या बोलेंगे बेटा, इश्यूइंग बैंक। भाई पहला पॉइंट समझ में आ गया बेटा इश्यूइंग बैंक का, ठीक है ना। जो बैंक कस्टमर को कार्ड प्रोवाइड करती है, इश्यू करती है, दिस इज अवर इश्यूइंग बैंक। सेकेंड पॉइंट इश्यूइंग बैंक का मैं आपको बताना चाहूंगा कि मर्चेंट को पेमेंट करने की श्योरिटी देता है, खातरी देता है कि भाई मैं पेमेंट करूंगा। मर्चेंट को पेमेंट करने की श्योरिटी देता है तो उसको हम बोलेंगे बेटा इश्यूइंग बैंक के नाम से जानते हैं। थर्ड आएगा बेटा जो भी बैंक कस्टमर से पैसा रिकवर करता है, कस्टमर से पैसा रिकवर करता है उसको इश्यूइंग बैंक। बेटा 3 पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। जो बैंक आप कस्टमर को कार्ड प्रोवाइड करेगी, इश्यूइंग बैंक। मर्चेंट को पैसा पे करती है, इश्यूइंग बैंक। कस्टमर के पास से पैसा रिकवर करती है तो उसको भी बोलेंगे बेटा इश्यूइंग बैंक। तो समझ में आ गया बेटा यहाँ पे इश्यूइंग बैंक, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बेटा द इश्यूइंग बैंक प्रोवाइड द क्रेडिट कार्ड्स, यहाँ पे देखेंगे द इश्यूइंग बैंक प्रोवाइड द क्रेडिट कार्ड्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको क्या करेंगे, जो भी मार्केट के अंदर विच आर द एस्टेब्लिश रेप्यूटेड इन द सर्विसेज ऑफ द क्रेडिट कार्ड। बहुत सारी बैंक अभी रेप्यूटेड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अभी मार्केट के अंदर इतने सारे लॉन्च हो चुके हैं कि जो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। आपके बिजनेस के लिए आपको क्या करेगा बेटा, वो क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करता है और क्रेडिट कार्ड से वो अपनी सर्विसेज को यहाँ पे आपको देता है। भाई एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूड बेटा किसको बोलेंगे हम लोग, क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे लिखा होगा बेटा मास्टर कार्ड, आर देखो ये लिखा है, आर का मतलब मैंने आपको बताया था रजिस्टर, वीजा आर ऐसा लिखा है बेटा, ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है तो ये सारे के सारे प्लास्टिक कार्ड, पेमेंट कार्ड नोन एज क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। क्लियर बेटा, यहाँ पे समझ में आया आपको, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, और भी क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ लिखा होगा भाई, यहाँ पे देखेंगे फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट ऑफ द वेबसाइट थ्रू क्रेडिट कार्ड मर्चेंट नीड टू ओपन अ मर्चेंट अकाउंट। सपोज मान लो मैं कस्टमर हूं और आप मर्चेंट हो, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, आपने मुझे प्रोडक्ट बेचा है, तो आपको क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट को एक्सेप्ट करना है, पेमेंट से क्रेडिट कार्ड से अगर आपको पेमेंट एक्सेप्ट करना है तो मर्चेंट को एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा मर्चेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। जैसे अभी हम लोग जीपे करते तो कैसा होता है, मेरे अकाउंट में से डायरेक्ट मर्चेंट के अकाउंट में पैसा चला जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा होता
नहीं है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो मर्चेंट को मर्चेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर उस मर्चेंट के पास ये मर्चेंट अकाउंट अवेलेबल नहीं है तो वो बंदा कभी भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकता नहीं है। भाई ये मर्चेंट अकाउंट का नाम दिया है यहां पे, उसको क्या बोलेंगे बेटा? अक्वायरिंग बैंक। भाई समझ में आया ना? अक्वायरिंग बैंक मींस व्हाट? मर्चेंट का एक अलग अकाउंट जिसमें क्रेडिट कार्ड के पैसे क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। फिर बाद में मर्चेंट वो अपना अक्वायरिंग बैंक का अकाउंट ओपन करके उसमें से पैसा ट्रांसफर करके अपने बैंक अकाउंट में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। लेकिन अक्वायरिंग बैंक अकाउंट मर्चेंट को ओपन करना जरूरी है। अक्वायरिंग बैंक का दूसरा नाम मर्चेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। समझ में आया बेटा यहाँ पे? तो दिस इज अवर अक्वायरिंग बैंक विच इन द टर्न प्रोवाइड द सर्विसेज ऑनलाइन ऑथोराइजेशन एंड पेमेंट प्रोसेसिंग। यहां पे आप बोलेंगे सर ये एक्वायरिंग बैंक का काम क्या है? तो अक्वायरिंग बैंक का दो टाइप का काम है। वो दो टाइप की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। पहली सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड करेगा ऑथोराइजेशन, पहली प्रोसेस आपको ऑथोराइजेशन में आएगा, एंड सेकंड आएगा पेमेंट प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। ये दो टाइप की सर्विसेज कौन आपको प्रोवाइड करता है? अक्वायरिंग बैंक। अक्वायरिंग बैंक होगा तो ये दो प्रोसेस होगी, अगर अक्वायरिंग बैंक नहीं होता है तो टू प्रोसेस होती नहीं है, और ये दो प्रोसेस नहीं होगी तो आपका पेमेंट कभी भी क्रेडिट कार्ड से हो सकता नहीं है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा भाई ऑथोराइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑथोराइजेशन मीन्स व्हाट? कि भाई आपने जब क्रेडिट कार्ड मर्चेंट को देते हैं तो जब वो मर्चेंट क्या करेगा? वो कार्ड को स्वाइप करता है, तुरंत उसका ऑथोराइजेशन होता है कि आपने जो कार्ड दिया है वो कार्ड की वैलिडिटी बराबर है, आपने जो कार्ड दिया है वो कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव है, आपने जो कार्ड प्रोवाइड किया है उसका पिछला लास्ट बिल आपने पे किया है, आपने जो कार्ड दिया है उसके अंदर क्रेडिट लिमिट जो है वो बराबर है। ये सारी इंफॉर्मेशन चेक होती है। क्या होती है? चेक होती है। और ये जो चेकिंग करता है कार्ड के बारे में, आपके बारे में जो भी कुछ इंफॉर्मेशन चेक होती है उसको हम लोग बोलेंगे ऑथोराइजेशन के नाम से जानते हैं। अगर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ट्रू प्रूव होती है तो आपका ऑथोराइजेशन प्रोसेस क्या होगा? कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब बैंक अकाउंट में से पैसा ट्रांसफर होके अक्वायरिंग बैंक अकाउंट के अंदर पैसा क्या होता है बेटा? ट्रांसफर हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग। पेमेंट करने की प्रोसेस क्या होती है? स्टार्ट होती है। भाई ये समझ में आया बेटा ऑथोराइजेशन? चलिए देखते हैं यहाँ पे। ऑथोराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग वेदर द क्रेडिट कार्ड एक्टिव। आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिव है कि नहीं है उसका वेरिफिकेशन होता है। क्रेडिट लिमिट अवेलेबल है कि नहीं है उसके बारे में। मेक अ पर्पज एंड वेरीफाइंग द अदर डिटेल्स ऑफ द कस्टमर लाइक बिलिंग इंफॉर्मेशन। तो बेटा दूसरी कस्टमर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो ऑथोराइजेशन के अंदर क्या होता है? चेक होता है। और ये जो चेक करता है, वेरीफाई करता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑथोराइजेशन के नाम से जाना जाता है। बेटा क्लियर यहाँ पे? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड वन, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आप बताया गया है, मैंने आपको पहले आगे बता दिया। यहाँ पे कोई भी टाइप का क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है बेटा, 4 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। बोर्ड एग्जाम में आता है, आपको ध्यान रखना है। क्रेडिट कार्ड के अंदर 4 पार्टीज आएगी तभी जाके आपका यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है। पहली पार्टी मैंने आपको जहाँ पे बताया बेटा कस्टमर। कस्टमर मतलब जो प्रोडक्ट को खरीदने आता है, जिसके पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होता है। कस्टमर आया, क्रेडिट कार्ड है ही नहीं तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता नहीं है। कस्टमर भी आना चाहिए और उसके पास क्रेडिट कार्ड भी होना चाहिए। दूसरा भाई मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है लेकिन दूसरा कौन सा ऑप्शन है बेटा? मर्चेंट है। मर्चेंट एक्सेप्टिंग द क्रेडिट कार्ड। मर्चेंट जो है वो क्या करता है? क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करता है, तो मर्चेंट जरूरी है। थर्ड पॉइंट बेटा यहाँ पे दिया है इश्यूइंग बैंक। मैंने आपको आगे ही बता दिया, इश्यू द क्रेडिट कार्ड, जो भी क्रेडिट कार्ड को इश्यू करता है नोन एज इश्यूइंग बैंक। गारंटी द पेमेंट टू द मर्चेंट, मर्चेंट को पेमेंट करने की गारंटी देता है, दिस इज अवर इश्यूइंग बैंक। एंड द बैंक कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से फिर से उसको रिकवर करता है, कलेक्ट करता है, दिस इज अवर इश्यूइंग। बेटा इश्यूइंग बैंक भी होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। 4 पार्टीज मैंने आपको उसके बारे में बता दिया बेटा। एक्वायरिंग बैंक, एक्वायरिंग बैंक मतलब मर्चेंट का दूसरा अकाउंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट द एस्टैब्लिश द अकाउंट विद द मर्चेंट वैलिडेशन, मर्चेंट का वैलिडेट क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर एंड ऑथोराइजेशन सेल्स बेस्ड ऑफ द
कस्टमर। बेटा ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि भाई एक्वायरिंग बैंक मर्चेंट का अलग से बनाया हुआ अकाउंट। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पैसा एक्सेप्ट करना है तो मर्चेंट अकाउंट या एक्वायरिंग बैंक बनाना जरूरी है। वो दो टाइप की प्रोसेस करेगा। क्या प्रोसेस करेगा बेटा? पहली प्रोसेस है जिसको बोलेंगे ऑथोराइजेशन, और दूसरी प्रोसेस क्या करेगा बेटा? प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। ये दो काम कौन करता है? एक्वायरिंग बैंक करता है। तो दिस इज अवर 4 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है बेटा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट वन आगे देखते हैं। दीज आर द पेमेंट गेटवे प्रोसेस। यहां पे ये जो भी काम होता है उसके अंदर यहां पे पेमेंट गेटवे एंड प्रोसेसर, ऐसे दो टाइप के यहां पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। भाई पेमेंट गेटवे का मतलब क्या होता है? जहां से अंदर जाने आने का रास्ता पेमेंट गेटवे। सपोज मान लो आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के लिए वो कार्ड रीडर का यूज करेगा। आपने देखा हुआ है। तो ये कार्ड रीडर में जैसा आपका कार्ड स्वाइप करता है तो कार्ड रीडर इज अवर पेमेंट गेटवे, जहां से पेमेंट करने की शुरुआत होती है। दिस इज अवर पेमेंट गेटवे के नाम से जानते हैं। भाई समझ में आया बेटा? यहाँ पे पेमेंट गेटवे मतलब जहां से पेमेंट करने की शुरुआत होती है। वो कार्ड भी हो सकता है, नेट बैंकिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेब पेज भी हो सकता है, लेकिन यहां पे जहां से पेमेंट करने की शुरुआत होती है दिस इज अवर पेमेंट पेमेंट गेटवे के नाम से जानते हैं। दूसरा है बेटा यहां पे दिस इज अवर प्रोसेसर। प्रोसेसर्स बोला है। प्रोसेसर्स का मतलब होता है दिस इज अवर पोस्टमैन। प्रोसेसर को क्या बोलेंगे? पोस्टमैन। प्रोसेसर क्या करेगा? जैसे पेमेंट कार्ड के ऊपर कार्ड को स्वाइप किया तो वो कार्ड की इंफॉर्मेशन वो कार्ड रीडर में से लेके जाएगा कहां पे? पर्टिकुलर इश्यूइंग बैंक के पास। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करवाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? प्रोसेसर का यूज करते हैं, ठीक है ना? उसको प्रोसेसर के नाम से जानेंगे। प्रोसेसर या फिर दूसरा भी उसका नाम दिया बेटा ट्रेजरी के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर पूरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए याद रखना बेटा क्रेडिट कार्ड से जब भी पेमेंट करते हैं तो उसके अंदर दो टाइप की आती है मेथड। पेमेंट गेटवे आता है और दूसरा क्या आएगा बेटा? प्रोसेस। पेमेंट गेटवे का मतलब समझ में आएगा ना कि जहां से हम क्या करेंगे? यहाँ पे पेमेंट की शुरुआत करते हैं। दिस इज अवर पेमेंट गेटवे के नाम से जानते हैं। यस दिस इज अवर ऑल्सो पोस्टमैन। यार ये प्रोसेसर जो है जो पैसा पे करता है उसको प्रोसेसर बोलेंगे। भाई पेमेंट गेटवे सर्विसेज प्रोवाइड बाय द थर्ड पार्टी। यहाँ पे पेमेंट गेटवे का दूसरा नाम दिया है। यहाँ पे सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड करता है, आप सबने नाम सुना है बेटा, पेपल अकाउंट, पेपल ऐसा नाम सुना है, ठीक है ना? तो आप उसको पेमेंट गेटवे भी बोल सकते हैं और थर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं, या फिर लुक लाइक पेपल के नाम से भी उसको जानते हैं। विच कंसर्ट नेटवर्क ऑल पार्टीज इन्वॉल्व द इनेबल परफॉर्म ऑथोराइजेशन एंड पेमेंट सिक्योर द मैनर। यहाँ पे पेपल का पेमेंट गेटवे का एक सर्विसेज होता है, एक काम होता है कि आपका पेमेंट सिक्योर होना चाहिए, आपका पेमेंट एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में इजीली ट्रांसफर होना चाहिए। जो कौन प्रोवाइड करता है? पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करते हैं। इसको हम प्रोवाइड बाय द थर्ड पार्टी, उसको थर्ड पार्टी भी बोलेंगे या फिर उसको बोलेंगे पेपाल के नाम से भी जानते हैं। जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है और पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद वो क्या करेगा? वो ऑथोराइजेशन करता है। मैंने बताया ना क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को चेक करना, ऑथोराइजेशन। उसके बाद वो पेमेंट को सिक्योर मैनर से एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का जवाबदारी यहाँ पेमेंट गेटवे का होता है। भाई जब भी आपको एग्जाम के अंदर प्रोसेसर ऐसा वर्ड आता है तो उसका आंसर क्या आएगा? डेटा सेंटर। डेटा सेंटर मतलब दिस इज अवर ट्रेजर। ट्रेजर मतलब खजांची, जिसके पास सारा पैसा पड़ा हुआ है। और ये प्रोसेसर डेटा सेंटर क्या करेगा? जितना भी पैसा पे करना है वो अपने अकाउंट में से निकाल के वो पेमेंट गेटवे को देगा, और पेमेंट गेटवे क्या करेगा? उस इश्यूइंग बैंक में से पैसा निकाल के मर्चेंट के एक्वायरिंग बैंक अकाउंट के अंदर क्या करेगा? ट्रांसफर करता है। भाई याद रखना है प्रोसेसर ऑल्सो नोन एज डेटा सेंटर विच परफॉर्म द क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन एंड द सेटल फंड्स टू द मर्चेंट। जो मर्चेंट को क्या करता है? फंड सेटल करके देता है। सेटलमेंट करना मतलब देखो, आप जब कोई पेमेंट करते हो ना, जीपे करते हो, तो उसमें देखो राइट मार्क का साइन आ जाता है। राइट मार्क का साइन आया मतलब सेटलमेंट हो गया। आपके अकाउंट में से पैसा मर्चेंट के अकाउंट में क्या हो गया बेटा? ट्रांसफर हो गया, जिसका कंफर्मेशन मिलता है, जिसको हम बोलेंगे सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। कुछ भी काम कर लो आप, कोई भी पेमेंट ऑनलाइन करते हो ना, तो उसका सेटलमेंट मतलब हमारा जो
रोजिंदा जीवन का सेटलमेंट है वो नहीं है। यहाँ पे सेटलमेंट का मतलब आपके अकाउंट में से पैसा मर्चेंट के अकाउंट में चला गया है, उसका कंफर्मेशन मैसेज, जिसको हम बोलेंगे बेटा सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। प्रोसेस आर कनेक्टेड टू द ई-कॉमर्स वेबसाइट और द मर्चेंट थ्रू पेमेंट गेटवे। बेटा यहाँ पे ये जो प्रोसेसर जो है, डेटा सेंटर जो है, वो यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर वेबसाइट के थ्रू, मर्चेंट की वेबसाइट के थ्रू कनेक्टेड होता है। किसके साथ बेटा? पेमेंट गेटवे के साथ। पेमेंट गेटवे के साथ वो मर्चेंट की वेबसाइट में से वो कनेक्टेड होता है। द ऑनलाइन पेमेंट क्रेडिट कार्ड ऑन इंटरनेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बेटा यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो उसमें 2 पार्ट को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा ऑथोराइजेशन, और दूसरा पार्ट जिसको हम बोलेंगे बेटा सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। मैंने आगे आपको बता दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथोराइजेशन, जो कार्ड की पूरी डिटेल को वेरीफाई करता है, दिस इज अवर ऑथोराइजेशन। तो व्हाट इज द सेटलमेंट? सेटलमेंट के बारे में मैंने बताया, आपकी ऑथोराइजेशन, आपकी कार्ड की डिटेल सभी की सभी सही हो गई, ट्रू हो गई, ऑथोराइजेशन सक्सेसफुली हो गया, तो वो क्या करेगा बेटा? इश्यूइंग बैंक उसके अकाउंट में से पैसा एक्वायरिंग बैंक अकाउंट में पैसा क्या करता है बेटा? ट्रांसफर करता है। और वो ट्रांसफर हुआ वो आइडेंटिफाई करने के लिए उसके आपके पास एक मैसेज आता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा सेटलमेंट के नाम से उसको जाना जाता है। मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनीज सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, सेट। बेटा यहाँ पे याद रखना है, कोई भी टाइप का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड, तो उसका सिक्योरिटी एक ही जवाबदारी है जिसको हम बोलेंगे बेटा सेट के नाम। ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड, तो उसके लिए क्या आता है बेटा? सेट, और सेट का पूरा नाम हो जाएगा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। ठीक है ना? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के लिए सेट, और ऑनलाइन बैंकिंग के लिए एक बैंक अकाउंट में से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं EFT। आगे आएगा EFT। EFT का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बेटा याद रखना है, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमेंट मतलब सेट, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर मतलब EFT। सेट का पूरा नाम सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, EFT का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा बेटा? सेट आपको देखने को मिलता है। ये सेट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल दूसरा कोई बंदा चुरा सकता नहीं है। तो भाई समझ में आया बेटा यहाँ पे? तो ये आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के अंदर भी बेटा यहाँ पे एडवांटेज बहुत सारे हैं, और उसके जितने एडवांटेज होते हैं उतने डिसएडवांटेज होते हैं। चलिए भाई देखेंगे बेटा एडवांटेज ऑफ द क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का एडवांटेज क्या है? देखो, पहला एडवांटेज गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू कंज्यूमर कस्टमर, दे डू नॉट हैव द कैरी लॉट ऑफ कैश। भाई ये पहला ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि भाई आपको किसी बैंक ने 5 लाख रुपीस का क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया है, तो आपको 5 लाख रुपए का कैश जेब में भर के कहीं वहां यहां घूमने की जरूरत नहीं है। आपके पास प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड दिया है 5 लाख रुपीस का, तो आपको साथ में पैसा लेके घूमने की जरूरत नहीं है। आप कार्ड प्रोवाइड करो, 5 लाख तक आप पेमेंट कर सकते हो, कैश साथ में लेके घूमने की जरूरत नहीं। तो बेटा ये पहला उसका एडवांटेज है, गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द कंज्यूमर एज दे डू नॉट हैव टू कैरी लॉट ऑफ कैश, क्योंकि लॉट ऑफ कैश लेके जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। दूसरा, कस्टमर कैन पे गुड्स एंड सर्विसेज बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। बेटा ये क्रेडिट कार्ड ही एक ऐसा कार्ड है जिसमें आपको दोनों तरीके से पेमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन में तो फैसिलिटी पे ऑनलाइन में तो पेमेंट हो ही जाएगा, लेकिन कुछ एरिया ऐसा होता है जहां पे इंटरनेट आता नहीं है, नेटवर्क का इश्यू रहता है, तो ऐसे जगह पे भी हम लोग क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। भाई क्लियर बेटा? यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का दूसरा यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे एडवांटेज, ऑनलाइन हो तो भी पेमेंट होता है, ऑफलाइन होंगे तो भी यहाँ पे ये पेमेंट कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऑफलाइन पेमेंट कैसे होगा? तो भाई ऑफलाइन पेमेंट के अंदर वो लोग क्या करेंगे? आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर 16 नंबर का डिजिट वाला नंबर दिया गया है, वो अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन करेगा, आपका नाम नोट डाउन करेगा,
आपका कितना अमाउंट उसको पे करना है वो नोट डाउन करेगा, आपके कार्ड की डिटेल वो क्या करेगा बेटा अपने बुक्स के अंदर नोट डाउन करेगा। फिर बाद में जब कनेक्टिविटी आएगा तब जाके वो आपके क्रेडिट कार्ड में से क्या करेगा बेटा पैसा वसूल कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे ऑफलाइन के अंदर वो वर्क कर सकता है। भाई हमें तो यही याद रखना है बेटा, ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कीप रिकॉर्ड ऑफ द कंज्यूमर परचेज थ्रू द बैंक स्टेटमेंट। आपने जितना भी क्रेडिट कार्ड से परचेज किया है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। पूरा का पूरा जितना भी पैसा आप पेमेंट करते हो वो पूरा का पूरा पेमेंट कौन करता है, इश्यूइंग बैंक करता है। तो आपने कितना परचेजिंग किया है वो सारा का सारा डिटेल, सारा का सारा स्टेटमेंट कौन रखता है, बैंक रखता है। तो आपको रिकॉर्ड रखने की जरूरत पड़ती नहीं है। आफ्टर 1 मंथ, आपका 1 मंथ कंप्लीट होता है तो इश्यूइंग बैंक पर्टिकुलर कंज्यूमर को क्या करेगा, वो एक स्टेटमेंट भेजता है। स्टेटमेंट लुक लाइक बिल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिल। जो बिल आपको दिल से पे करना है। समझ में आया यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। यहाँ पे परचेज बैंक यहाँ पे क्या करेगा, सारा का जो भी परचेसिंग करते हैं उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, बैंक रखता है। और वो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आपको पता चलता है। अलाउ कस्टमर टू परचेज गुड्स इवन व्हेन दे डू नॉट हैव द कैश अवेलेबल इन द बैंक अकाउंट। अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर 0 बैलेंस है लेकिन आपके पास किसी बैंक ने आपको 1 लाख रुपीस का क्रेडिट कार्ड दिया है, तो भले आपका बैंक बैलेंस 0 हो लेकिन आप 1 लाख रुपीस तक किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो ये भी एडवांटेज है। आपके बैंक बैलेंस 0 है फिर भी आप क्या करेंगे बेटा, उसमें से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज अवर एडवांटेज है। दे कैन सेटल द कैश बाय द एंड ऑफ द मंथ। आपने जितना भी पेमेंट पूरे मंथ में किया है, जितना भी परचेजिंग आपने पूरे मंथ में किया है, और बैंक का जब स्टेटमेंट आता है तो आफ्टर 1 मंथ, जैसे मंथ कंप्लीट होता है तो आपको उसको क्या करना है बेटा, सेटलमेंट करना है। सेटल करने का मतलब आपके अकाउंट में से पैसा इश्यूइंग बैंक अकाउंट को क्या करना है बेटा, वापस कर देना है। तो दिस इज अवर सेटलमेंट बोलेंगे, सेटल बोलेंगे, या फिर हमें उसको 1 मंथ के बाद आपको क्या करना है, पे करना है। अगर 1 मंथ के बाद आप पे नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर डेली का क्या लगता है, इंटरेस्ट चार्ज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। बेटा समझ में आया। तो हम तो एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। जितने एडवांटेज है उतने डिसएडवांटेज भी होते हैं भाई। लिमिटेशन ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स, डिसएडवांटेज ऑफ द, देखो भाई यहाँ आप देख सकते हो बेटा, पहला डिसएडवांटेज, दे आर अनसुटेबल फॉर एवरी स्मॉल और वेरी लार्ज पेमेंट। बेटा यहाँ पे स्मॉल पेमेंट क्रेडिट कार्ड से पॉसिबल नहीं है और वेरी लार्ज पेमेंट भी पॉसिबल नहीं है। आप बोलेंगे सर स्मॉल पेमेंट मतलब क्या, आप कहीं घूमने जाते हो और किसी दुकान में से जाके आपने 20 रुपए का डेयरी मिल्क लिया और वो अंकल को आप क्रेडिट कार्ड देंगे, ये अंकल क्रेडिट कार्ड, तो वो क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करेगा नहीं, वो क्रेडिट कार्ड को वापस कर देगा। क्यों? क्योंकि वो कितना बेटा, उसका अमाउंट, मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ से ऊपर होना चाहिए। 100 रुपीज़ से बिलो होगा तो उसको बोला जाता है बेटा दिस इज अवर स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट का पेमेंट हम लोग क्रेडिट कार्ड से कर सकते नहीं है। चलिए ये तो समझ में आया कि सर 100 रुपये से नीचे का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से नहीं होता है। लेकिन वेरी लार्ज का मतलब क्या होगा? वेरी लार्ज मतलब क्या? वेरी लार्ज का मतलब आपको किसी बैंक ने 1 लाख रुपीज़ का क्रेडिट कार्ड दिया है और आप परचेसिंग 2 लाख रुपीज़ की करते हो, तो बेटा वो क्या हो गया, वेरी लार्ज। आपको जितना क्रेडिट मिला है वो क्रेडिट के अंदर ही आपको क्या करना है बेटा, पेमेंट करना है। अगर उससे ज़्यादा करते हो तो उसको बोलेंगे बेटा वेरी लार्ज, ठीक है ना। वेरी लार्ज पेमेंट भी पॉसिबल नहीं है और वेरी स्मॉल पेमेंट भी हमारा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पॉसिबल नहीं है। जीपे से तो कैसा 10 रुपये भी होता है, 5 रुपया भी होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से मिनिमम अमाउंट आपका बिल कितना होना चाहिए बेटा, 100 रुपये तो होना चाहिए। उससे ऊपर हो सकता है लेकिन उससे बिलो होना चाहिए नहीं। बेटा क्लियर ना, यहाँ पे वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज पेमेंट पॉसिबल होता नहीं है। सेकेंड, यहाँ पे कंज्यूमर टेंड्स टू ओवर स्पेंड यूजिंग द क्रेडिट कार्ड। कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई कोई बात नहीं, बैंक बैलेंस 0 है तो क्या हुआ, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है। तो वो आपको ज्यादा खर्चा करने के लिए क्या करते बेटा, ये उत्साहते हैं, ठीक है ना। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, कोई बात नहीं, पेमेंट कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे ओवर स्पेंड करता है क्रेडिट कार्ड। आपके बैंक बैलेंस में कुछ भी नहीं है लेकिन ये आपको ओवर स्पेंड करने का ये देता है क्रेडिट कार्ड। तो दिस इज अवर डिसएडवांटेज। प्रॉब्लम्स अराइज केस लॉस्ट ऑफ स्टोलन क्रेडिट कार्ड। बेटा ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसे आता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड अगर खो जाता है या कोई चुरा के लेके चला जाता है तो सबसे बड़ा इश्यू, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के ऊपर पहले ना तो यूजर ना तो कोई लॉगिन का पासवर्ड आता है,
ना कोई पिन नंबर आता है, ऐसा कुछ आता नहीं था। उसके ऊपर 16 नंबर का डिजिट आपने देखा है। अगर किसी का मेमोरी पावर अच्छा है, किसी का 16 नंबर का डिजिट देख लिया, क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है, 16 नंबर का डिजिट देंगे तो उसके कार्ड से पेमेंट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बेटा कैश अराइज कैश लॉस्ट और द स्टोलन द क्रेडिट कार्ड। प्रॉब्लम तभी आता है बेटा जब यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड कोई चुरा के लेके चला जाता है या फिर खो जाता है। तो दिस इज अवर डिसएडवांटेज के नाम से जानते हैं। तो पहला पेमेंट मेथड समझ में आया बेटा, क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन, डेबिट कार्ड। दूसरा कार्ड जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड आप सबने देखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बेटा डेबिट कार्ड। पहले मैं आपको डेबिट कार्ड के बारे में बताऊंगा बेटा। अभी जो डेबिट कार्ड आप यूज करते हो उसको बोलते हैं बेटा स्मार्ट कार्ड, ठीक है ना। पहले जो डेबिट कार्ड मार्केट में लॉन्च हुए थे उसके ऊपर कार्ड के ऊपर वो जो गोल्डन कलर का माइक्रो चिप्स आता है वो उसमें अवेलेबल होता नहीं था। डेबिट कार्ड के पीछे एक ब्लैक कलर का स्ट्रिप लगाया जाता था और वो स्ट्रिप को बोलते थे बेटा मैग्नेट। बार बार हम लोग एटीएम के अंदर ये डेबिट कार्ड को एंटर करेंगे, बाहर निकालेंगे तो ये पीछे वाला जो मैग्नेट जो है वो घिस जाता है और आपका क्रेडिट कार्ड आपका डेबिट कार्ड जो है ना चालू होने के बावजूद भी क्या होता है बेटा, नॉट एक्सेप्टेबल, ऐसा मैसेज आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो नाखून से वो ब्लैक स्ट्रिप को निकाल देते हैं और आपका बनाया हुआ डेबिट कार्ड क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। फिर खराब हो जाएगा, आप क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे, वो पुराना वाला डेबिट कार्ड देंगे, वो नया वाला डेबिट कार्ड बना के देते। तो बार बार ऐसे कस्टमर बहुत सारे आने लगे, बार बार डेबिट कार्ड क्या होने लगे बेटा, खराब होने लगे। फिर बाद में डेबिट कार्ड को हटा दिया, वो कार्ड के ऊपर एक माइक्रोचिप्स ऐड कर दिया और वो डेबिट कार्ड चेंज हो गया। उसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट कार्ड के नाम से जानते हैं। डेबिट कार्ड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे, डेबिट कार्ड लुक लाइक क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जैसा दिखता है वैसा ही हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे डेबिट कार्ड आता है। बट वर्क डिफरेंस, बट दोनों का काम कैसा है बेटा, डिफरेंस है। चलिए मैं आपको बता देता हूं दोनों का काम कैसा डिफरेंस है। भाई अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो तो उसका पेमेंट इश्यूइंग बैंक करता है, लेकिन डेबिट कार्ड से यूज करेंगे तो पेमेंट आपकी बैंक से होता है, आपके बैंक अकाउंट में से होता है। पहला पॉइंट समझ में आया। सेकेंड पॉइंट, क्रेडिट कार्ड के अंदर पहले ना तो पासवर्ड आता था ना पिन नंबर आता है। डेबिट कार्ड के अंदर क्या आएगा बेटा, पिन नंबर आता है। पिन का पूरा नाम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन देंगे तभी जाके पेमेंट पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये पेमेंट आया, सेकेंड पॉइंट। थर्ड, अगर आपका बैंक बैलेंस 0 है और आपको क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपीज का मिला है तो आप 1 लाख रुपीज तक क्या कर सकते हो बेटा, पेमेंट कर सकते हो। लेकिन डेबिट कार्ड के अंदर आपका बैंक बैलेंस 5000 है तो आप अपनी परचेसिंग 5000 तक ही कर सकते हो। क्लियर बेटा यहाँ पे। तो ये थर्ड हुआ। फोर्थ, क्रेडिट कार्ड से जो भी पेमेंट होता है वो डायरेक्ट मर्चेंट के अकाउंट में नहीं जाता है। मर्चेंट के अकाउंट में डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो कहां पे जाएगा, ट्रांसफर इनटू अक्वायरिंग बैंक। क्या होगा बेटा, ट्रांसफर इनटू अक्वायरिंग बैंक। लेकिन डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हो तो डेबिट कार्ड से पेमेंट डायरेक्ट आपके अकाउंट में से पैसा मर्चेंट के अकाउंट में जाता है। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है बेटा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वर्क डिफरेंटली करता है, अलग अलग टाइप का यहाँ पे वर्क करेगा। क्रेडिट कार्ड अगर आपका खो जाता है तो विद इन सेकेंड के अंदर आपका पैसा साफ हो जाता है, लेकिन डेबिट कार्ड खो जाएगा अगर वो 3 बार पिन गलत डालता है तो आपका डेबिट कार्ड क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाता है। पहली बार पिन गलत डाला, दूसरी बार पिन गलत डाला, थर्ड टाइम पिन गलत डाला तो बेटा आपका कार्ड वहीं पे ही क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो ये वर्क विथ डिफरेंस क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। इट इज अ काइंड ऑफ पेमेंट कार्ड। ये बेटा एक टाइप का क्या है, पेमेंट कार्ड के नाम से उसको जाना जाता है। डायरेक्ट ट्रांसफर फंड डायरेक्ट फ्रॉम द कंज्यूमर बैंक अकाउंट टू मर्चेंट। ये क्या काम करता है बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट आपका पेमेंट आपके अकाउंट में से, कंज्यूमर के अकाउंट में से डायरेक्ट कहाँ पे ट्रांसफर करेगा बेटा, ये मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। द अमाउंट इमीडिएटली डिडक्ट फ्रॉम द बैंक अकाउंट टू द कंज्यूमर। जैसे आपने उसको मर्चेंट को पेमेंट किया तुरंत ही बैंक आपको मैसेज भेज देगा 5000 डिडक्टेड। आपको तुरंत ही मैसेज मिलता है, डायरेक्ट तुरंत ही आपके बैंक अकाउंट में से पैसा इमीडिएटली क्या हो जाएगा बेटा, डिडक्ट हो जाता है और वो पैसा डायरेक्ट मर्चेंट के अकाउंट में चला जाता है। द डेबिट कार्ड कैन कीप द कंज्यूमर परचेज अंडर अ लिमिट। बेटा क्रेडिट कार्ड से आप लिमिट में परचेजिंग कर सकते हो, क्योंकि 5000 का ही बैलेंस है तो 5000 तक ही आप परचेसिंग कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड के अंदर लिमिट ही नहीं है, ठीक है ना। बैंक बैलेंस 0 है फिर भी आप क्या करेंगे बेटा, उसको यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट कर सकते हैं। नॉट अलाउ हिज
नॉट अलाउ हिम टू एक्सेस बाय बियॉन्ड हिज हर बजट। वो आपके बजट के ऊपर, आपके बजट के ऊपर आपको कभी भी पेमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता नहीं है। बट वाइल यूजिंग अ डेबिट कार्ड फॉर द परचेज द कंज्यूमर शुड ऑलवेज अवेयर हिज अकाउंट बैलेंस। बेटा ये डेबिट कार्ड में पहले ऐसा था, डेबिट कार्ड में पहले ऐसा था कि भाई सपोज मान लो आपका बैलेंस 5,000 रुपये का है और आप पेमेंट 6,000 का करते हो। जब भी आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो ना, तो आपको पहले आपका बैलेंस चेक कर लेना है। अगर आपका बैलेंस कम हो जाता है तो वो बैंक आपसे चार्ज वसूलती है। समझ में आया ना, चार्ज वसूलती है। इसलिए डेबिट कार्ड में जब पेमेंट करते हो तो पहले डेबिट कार्ड का बैलेंस चेक करना जरूरी है, उसके बाद जाके उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो दिस इज अवर डेबिट कार्ड के नाम से जानते हैं। चलिए बेटा यहाँ पे इतना रखेंगे, लास्ट हम आपको आगे बताएंगे पेमेंट कार्ड के बारे में। चलिए इतना रखते हैं, यहाँ पे लेक्चर नंबर 5 हमारा यहीं रहेगा। चलिए थैंक यू वेरी मच बेटा।